हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ 12th क्लास की इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 के नोट्स। ये जो चैप्टर है ये 2 वीडियोज़ में डिवाइड था। फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी है और ये सेकंड वीडियो है, यानी कि इन दोनों वीडियो में आपके इस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जनांकिकीय संरचना ये है इसका नेक्स्ट टॉपिक। और मैंने उससे पहले जो नेक्स्ट वाली यानी कि फर्स्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था आधारित संरचना। तो अब स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान जनांकिकीय दशाओं से एक गतिहीन पिछड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं परिलक्षित हैं। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे और जो भी मतलब की विशेषता होंगी वो अच्छी नहीं होंगी भारतीय अर्थव्यवस्था की, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों का शासन था तो भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो अब देखते हैं प्रथम आधिकारिक जनगणना। इसमें जनगणना के बारे में है व्यक्ति के बारे में बताया गया है, मतलब एक टाइप से घरेलू चीज़ों के बारे में बताया गया था। भारतीय यानी कि प्रथम आधिकारिक जनगणना 1881 वर्ष में हुई थी। कुछ सीमाओं से ग्रस्त होने पर भी जनगणना से भारत की जनसंख्या वृद्धि असमानता को प्रकट करती है। 1881 के बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, यानी कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, ये आप लोगों को पता है। अब देखते हैं 1921 महान विभाजन वर्ष, यानी कि ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें क्या हुआ था। 1921 से पूर्व भारत जनांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था थी। संक्रमण की दूसरी अवस्था 1921 के बाद प्रारंभ हुई, अतएव 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है ऊंची जन्म दर व मृत्यु दर। उस टाइम पे ऊंची जन्म दर भी थी और मृत्यु दर भी थी, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। ऊंची जन्म दर थी। जन्म से अभिप्राय क्या होता है, यानी कि जन्म दर से अभिप्राय क्या होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 के पीछे यानी प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म दर कहते हैं, और मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है। अति निम्न साक्षरता, यानी कि उस टाइम पे क्या था, साक्षरता बहुत कम थी, बहुत ही निम्न थी, यानी कि पूरे देश में कुल मिलाकर बस 16% यानी कि 16% साक्षरता थी, जो कि बहुत कम है। और महिलाओं में साक्षरता की स्तर क्या थी, 7% था। उसके बाद जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही खराब स्वास्थ्य सुविधाएं थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं तो जनसंख्या उपलब्ध को नहीं थी, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं थी यानी कि अस्पताल वगैरह, जनसंख्या मतलब कुछ ही लोग उपलब्ध हो पाते थे, या जब उपलब्ध होते थे तो बहुत ही अपर्याप्त थे। यानी कि इस काल में यानी कि ब्रिटिश शासन काल में जो भी बदलाव हुए या कुछ भी मतलब कह लो खराब स्वास्थ्य सुविधाएं और ऊंची शिशु मृत्यु दर, यहाँ पे दर है ऊंची शिशु मृत्यु दर। ठीक है। ऊंची शिशु मृत्यु दर या फिर ये ऊंची जन्म दर मृत्यु दर 1921 में महान विभाजन, ये सब जो थे सब में आप देखेंगे अपर्याप्त, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी, यानी कि कोई से भी स्टेज में ऐसा विकास नहीं हुआ कि कह सकें कि हाँ पूरा विकास हुआ या फिर विकसित हुआ, कुछ भी नहीं था, सब चीज़ें अपर्याप्त थी, यानी कि उन्होंने अपने लिए बनाए थे। अब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ बनवाए, लेकिन वो भी अपर्याप्त ही थे। ऊंची शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय क्या होता है, सुनिए। उन शिशुओं की संख्या से होता है जो एक वर्ष में प्रति 1000 जन्म के पीछे 1 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व मर जाते हैं। समझ में आया आपको, 1 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मर जाते हैं। उसके बाद क्या है, निम्न जीवन प्रत्याशा यानी जीवन प्रत्याशा क्या होती है, जीने का मतलब समय। उस टाइम पे जो था जीवन प्रत्याशा औसत वर्षों की यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होती थी जीवन प्रत्याशा, 60 से 62 या 65 वर्ष में लोग मर जाते थे। तो जीवन प्रत्याशा जो थी वो निम्न थी, ज़्यादा वर्षों तक लोग जीवित नहीं रह पाते थे।
जीवित रहने की संभावना भी कम होती थी। व्यापक गरीबी उस टाइम पे, अब बेरोजगारी बढ़ ही रही है क्योंकि भारत में हस्तशिल्प उद्योग एकदम ठप पड़ गया था। तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी भी बढ़ेगी, तो गरीबी का विस्तार हुआ। और उसके बाद मतलब एकदम सही आंकड़े उपलब्ध नहीं थे भरोसा कर सकें उस आंकड़े पर, लेकिन फिर भी गरीबी थी, ज़्यादा ही गरीबी थी। परंतु इसमें कोई शक नहीं था कि औपनिवेशिक काल में विस्तृत भारत गरीबी पाई जाती थी, यानी कि विस्तृत भारत में गरीबी पाई जाती थी। व्यावसायिक संरचना, एक सेकेंड, ये रहा व्यावसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की वास्तविक संरचना बदलाव के बहुत कम संकेत मिले हैं। भारत के वास्तविक संरचना के बदलाव के बहुत कम संकेत दिखाई दिए हैं। अब देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय की प्रधानता, यानी कि प्राथमिक क्या था, कृषि क्षेत्र होता है, तो कृषि क्षेत्र की प्रधानता थी। उस टाइम पे कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग निर्भर रहते थे। ठीक है। क्षेत्रीय अंतर, कुछ राज्यों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र, यानी कि कुछ राज्य ऐसे थे जहाँ पे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र निर्भर कार्यबल पे कमी देखी गई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी थे जिसमें कृषि क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जैसे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब जैसे अन्य राज्यों में कृषि कार्यबल के हिस्सों में वृद्धि हुई। ठीक है। आधारित संरचना, आधारित संरचना देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान आधारित गतिविधियां अत्यंत खराब थीं। अब देखिए यहाँ पर सड़कें, ये देखिए, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान जिन चीज़ों का भी निर्माण हुआ उसके बारे में है। अब सड़कें, तो ब्रिटिश शासकों ने सड़क निर्माण के लिए ज़्यादा खर्च नहीं किए। उसके बाद जो सड़कें बनाई गई मुख्यतः सेना आवागमन, कच्चे माल हस्तांतरित और के मुख्य उद्देश्य से बनाया गया। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो भी सड़कें, मतलब अब पूरे भारत में उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई, जहाँ से उनका माल आता जाता था और सेना के आने जाने आवागमन का लिए उन्होंने सड़कें बनवाई, उसी स्थान पर बनाई जहाँ से माल आता जाता था, यानी कि कुछ ही सीमित स्थानों पर इन्होंने सड़कें बनाई। ठीक है। उसके बाद रेलवे, ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत करी। और उसके बाद रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित हुई। पहला, रेलवे से क्या हुई, लंबी दूरी की यात्रा करने लगे, यानी कि और लंबी दूरी की यात्रा करना भी आसान हो गई, उसमें अधिक से अधिक माल भी ले जाया जा सकता था, कच्चा माल, या फिर औद्योगिक लाया भी जा सकता था। इससे भारतीय कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। वायु और जल परिवहन, जल और वायु परिवहन के विकास के लिए अपनाए गए असंतोषजनक थे, यानी कि जो भी जल और वायु परिवहन, कहने का मतलब ये है कि जो वायु हवा में जो परिवहन चलते हैं और जो जल में परिवहन चलते हैं उनका विकास भी ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि अगर यानी कि हवा में जैसे हवाई जहाज़, इनका निर्माण होगा तो इनकी लागत बहुत अधिक होती है और ये बहुत महंगे परिवहन हैं, तो ये मतलब असंतोषजनक थे। ठीक है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफी व्यवस्था शुरुआत, कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संपन्न हुई, यानी कि ये जो संचार व्यवस्था ये थी, ये कानून बनाए रखने के उद्देश्य से संपन्न हुई, परंतु ये सेवा भी अपर्याप्त थी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। अब हम जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के पश्चात, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी कि 1947 15 अगस्त में भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके बारे में जानेंगे कि उस टाइम पे भारत की स्थिति कैसी थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में क्या था, भारत में औपनिवेशिक तो होगा ही उस टाइम पे, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, भारत उसी टाइम पे आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम की स्थिति बता रहे हैं। तो औपनिवेशिक शोषण एवं ब्रिटिश शासनकाल में लंबा इतिहास रहा, जिसने भारत में भारी मात्रा में संपत्ति का निष्कासन किया, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और अर्धसामंती अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश काल के अंत तक भारतीय अर्थव्यवस्था दो पहलू में थे, सामंतवादी अर्थव्यवस्था, यानी सामंत आप लोग जानते होंगे कौन है, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है, और पूंजीवादी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। उसके बाद गतिहीन अर्थव्यवस्था, अब ब्रिटिश काल में बहुत ही ठप पड़ गई थी हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कच्चा माल यहाँ से ब्रिटिश शासक लोग जो हैं, यानी कि अपने देश में ले जाते थे, ब्रिटेन में जाता था, तो यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाता था, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, तो गतिहीन अर्थव्यवस्था हो गई। इसमें क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिहीन अर्थव्यवस्था, क्योंकि देश में समग्र वास्तविक उत्पादन की वृद्धि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 2% से भी कम थी,
उसके बाद पिछड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आप लोग समझ रहे हैं ना, पिछड़ी अर्थव्यवस्था, गतिहीन अर्थव्यवस्था, छत-विछत अर्थव्यवस्था, ये सब कैसे हो रहे हैं। पिछड़ी अर्थव्यवस्था में क्या है, उत्पादकता का निम्न स्तर, कृषि प्रारंभिक पद्धति, यानी कि उत्पादकता का निम्न स्तर तो होगा ही, क्योंकि नाम मात्र का ये लोग उर्वरक इस्तेमाल कर रहे थे उत्पादन करने के लिए, और जो मतलब कृषि के उपकरण यानी कि जुताई वगैरह करने के जो भी उपकरण थे वो बहुत ही पारंपरिक थे, जिससे खेती अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो उससे भी हम कह सकते हैं कि पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। छत विछत अर्थव्यवस्था एकदम छत विछन यानी कह सकते हैं टुकड़ों में बट गई थी। तो जैसे इसका अभिप्राय यह है कि जिसमें अत्यधिक प्रयोग के कारण दिखने वाली भौतिक परिसंपत्तियां बदलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठीक है। विभाजक अर्थव्यवस्था, अंग्रेज मतलब ये आपने नारा सुना होगा कि फूट डालो और शासन करो की नीति ने सदैव धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के आधार पर विभिन्न कार्यों के बीच मतभेद को बढ़ाया। ठीक है। ये है आपका पूरा चैप्टर का नोट्स, यानी ये इतना नहीं है, फर्स्ट पार्ट देखेंगे जब आप और ये सेकंड पार्ट देखेंगे, इन दोनों ही वीडियो को मिलाकर आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरे नोट्स बन जाते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो डालूंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर की क्वेश्चंस मिल सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर या क्वेश्चन पर मिलेंगे।